ओके, तो आज हम रिवाइज कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, जिसे हम बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी कब कोई क्लेम कर सकता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मिस्टर ए है जो सप्लायर है, ठीक है। मिस्टर ए सप्लायर है एंड ये जो मिस्टर बी है रिसिपिएंट है। ओके, मिस्टर ए ने गुड्स डिलीवर किए उनको और इन्होंने कंसिडरेशन दिया। मिस्टर ए ने 1 लाख का गुड्स मिस्टर बी को दिया, तो उसके अंदर उन्होंने 18,000 का जीएसटी लगाया होगा, राइट। तो उन्होंने टोटल कितने पैसे लिए इनसे? 1,18,000, ठीक है। फिर मिस्टर बी ने क्या किया, 1 लाख का जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किया था उसके ऊपर थोड़ा प्रोसेसिंग किया, कुछ काम किया। उसके बाद वो 1 लाख का माल उन्होंने 1.5 लाख में बेचा आगे, जिसके ऊपर उनका 18% जीएसटी लगा। 1.5 इंटू 18% जीएसटी, 27,000 उनका जीएसटी बना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उनका आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना बना उनका? 27,000, और इनपुट कितना था? 18। तो 27,000 का उनको आगे से लेना है और 18,000 उनको देना है, ठीक है, आईटीसी। तो नेट जीएसटी उनको कितना पेबल करना है? 9,000। तो ये जो आईटीसी है इसका क्या रोल है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, कब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, ठीक है। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट में का जो मतलब है, इनपुट का क्या मतलब होता है? अगर हम बेसिकली अपने कॉस्टिंग की लैंग्वेज में बोले, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल होता है, राइट। बट नहीं, आईटीसी के अंदर इनपुट का मतलब, टैक्स के अंदर इनपुट का मतलब सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता है। इसके अंदर इनपुट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल गुड्स क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम फर्दर यूज़ करते हैं हमारे लिए, राइट। वही इनपुट जो हम इनपुट डालते हैं इसके अंदर, और इनपुट सर्विसेज जो भी हम यूज़ करते हैं, ये तीनों चीज़ें कब यूज़ करी जा रही है? अगर वो यूज़ करी जा रही है, यूज और इंटेंट टू बी यूज्ड इन बिजनेस के लिए यूज़ की जा रही, तो इसको इनपुट के अंदर गिनेंगे, ठीक है। और यूज्ड का मतलब होता है एक्टिव यूज़ मतलब कि जैसे कि मिस्टर ए से आपने डिलीवरी ली, समझो 100 बॉक्सेस के, राइट। और आप रास्ते में आते आते कुछ लॉस हो चुका है, तो अब आपके पास 90 बॉक्सेस ही आए हैं। तो क्या हुआ, क्या बचे हुए 10 बॉक्सेस का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? नहीं। आप बोलेंगे कि नहीं, हम तो उसको बिजनेस के लिए ही यूज़ कर रहे थे, बट नहीं, उसका एक्टिव यूज़ होना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट, वो 10 बॉक्सेस ख़त्म हो गए तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिल सकता है। तो इन यूज्ड और इंटेंट टू बी यूज्ड इन अ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। इनपुट टैक्स के अंदर आता क्या क्या है, इसके इंक्लूजन्स क्या है और इसके एक्सक्लूजन्स क्या है। इंक्लूजन्स क्या है? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। इन सबको इंक्लूड किया जाता है, इन सबका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। चाहे आप ये तीनों, चाहे आप एफसीएम में फॉल करते हो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें भी आप फॉल करते हैं आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। आईटीजीएसटी में क्या होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एसीडी मतलब एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी अगर आपने दी है तो भी आप उसको इंक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड क्या होगा? अदर टैक्सेस, जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। अब आप बोलेंगे कि सीजीएसटी सॉरी जीएसटी आने के बाद एक्सरसाइज और सेल्स तो हट गया है, बट नहीं, कुछ जैसे कि हमको पता है अल्कोहल पे सेल्स टैक्स लगता है, तो उन सब के लिए यहाँ पे उनको एक्सक्लूड किया हुआ है। और जो भी टैक्स आपने कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर पे किया है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, राइट। उसका भी आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन, कब आप आईटीसी ले सकते हैं, वो सेक्शन 16 के अंदर है। ये बहुत ठीक है। सबसे पहले 16 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे, जिसका मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन होना ज़रूरी है आपका, और क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। यानी कि आप सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए है, ये सप्लायर है, और ये मिस्टर बी है, ये रिसिपिएंट है, ठीक है। मिस्टर ए तो रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, और ये नहीं है रजिस्टर्ड। तो इन्होंने जो भी आज तक की परचेज किया, इन्होंने 18,000 का 10,000 समझ लो, उन्होंने अगर माल बेचा है तो 1800 का उनका जीएसटी हुआ, ठीक है।
ठीक है, तो उन्होंने 11,800 रुपये उन्होंने मिस्टर बी से चार्ज किए, राइट। मिस्टर बी जो थे अभी तक एलिजिबल नहीं है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है। तो उन्होंने आगे ये माल बेचा 11,000 में और उसके ऊपर उन्होंने 18% GST पे किया 1980, ठीक है। तो क्या अब इन्होंने जो पे किया है उनको पूरा का पूरा ITC देना पड़ेगा या इसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो ये इसका ITC क्लेम तो उनको मिलेगा नहीं। बट क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, मान लेते हैं 1 मई को इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, 1 मई से पहले पहले जो भी इनका ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसके लिए तो वो ITC एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो उस वक्त रजिस्टर्ड ही नहीं थे। बट 1 मई के बाद जब भी करेंगे तब उनके लिए वो एलिजिबल रहेंगे। बट इसके अंदर एक और चीज़ आती है, जैसे कि 1 मई से आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, एलिजिबल हो गए, मतलब एक लिमिट आपने क्रॉस कर ली कि अब आपको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। 20 लाख की समझ लो आपकी एक रजिस्ट्रेशन लिमिट थी, इससे ज़्यादा आपका टर्नओवर होता है तो आपको करना है, ये जस्ट मैं हाइपोथेटिकल बोल रही हूँ, ठीक है। 20 लाख आपका अगर क्रॉस हो गया तो आज आपने 1 मई से जो भी ट्रांजैक्शन होगा, 1 मई से जो भी ट्रांजैक्शन होगा, अब आपको GST इनवॉइस के साथ, GST के साथ आपको बिल पे करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये GST तो दे दिया, GST का सॉरी आप एलिजिबल हो गए, बट आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, ठीक है। और लास्ट में आपने जाके करवाया कभी सितंबर में जाके आपका रजिस्ट्रेशन करवाया, तो क्या आपको यहाँ से तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ठीक है। अब ये मई से लेके सितंबर में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, तो क्या इस चीज़ का आपको वो मिलेगा, ITC के लिए एलिजिबल हैं आप इस चीज़ के लिए, मई से लेके सितंबर के लिए? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो लॉ में लिखा गया है कि अगर आप जिस दिन से एलिजिबल हो जाते हैं उसके विदिन 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपने इससे 30 डेज के अंदर आपने करवा दिया होता तो आप एलिजिबल होते, बट आपने नहीं करवाया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू सीधा सिंपल सा बता देते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन